बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। आज फिर वही क़यामत की रात थी जो कि रूपनगर वालों पर दहशत बनकर टूटती थी। जब रात गुजर जाती तो सुबह पूरे रूपनगर में कोहराम मच जाता। किसी न किसी घर से कोई न कोई जवान खूबसूरत लड़की गायब होती। इसके बाद उस बदनसीब लड़की का कोई पता न चलता कि वो कहाँ गई है। इस तरह कई लड़कियां हर माह चांद की 14 तारीख को गायब हो चुकी थीं। आज रात भी चांद की 14 तारीख थी। आज भी कोई न कोई बदनसीब लड़की जरूर गायब होनी थी। गांव वाले जानते थे कि तबाही और बर्बादी की वजह वो पुरस्रार और खौफनाक हवेली है जो कि कई सदियों से खौफ और दहशत की अलामत बनकर पूरे रूपनगर पर छा चुकी है। यह हवेली एक बुलंद पहाड़ी सिलसिले पर वाक़ थी जहां से पूरा रूपनगर साफ देखा जा सकता था। इस हवेली के मुतालिक कई रवायात मशहूर थीं। कोई कहता कि इसमें कोई भूत रहता है जो कि इस हवेली से रात को निकलता है और फिर लड़कियों को लेकर चला जाता है। कोई कहता इस हवेली में मुल्क दुश्मन तखरीबकारों का बसेरा है। एक रिवायत ने बहुत ज्यादा शोहरत पाई। आज से कई हजार साल पहले रूपनगर पर एक जालिम और जाबिराना राजा की हुकूमत थी। राजा बेहद अयाश था। गरीबों पर जुल्म ढाना और उन्हें सताना, उनकी बहन बेटियों की इज्जतों से खेलना उसका शौक था। एक रोज उसकी रियाया उसके जुल्म सितम से तंग आकर बगावत कर बैठी। राजा ये सदमा सह न सका और अपने आप को हवेली में बंद करके आग लगा दी। राजा तो मर गया, लेकिन उसकी रूह ने उन लोगों से अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया। रूपनगर वालों का जरिया मुआश खेती बाड़ी था। वो दिन रात मेहनत करते, फसल उगाते, उसे काटते, लेकिन अक्सर अनाज में पुरस्रार तरीके से आग लग जाती। उन्हें उतना ही मिलता जिससे वो अपना पेट भर सकते। रूपनगर वालों ने शुरू में आमिलों और जादूगरों को बुलवाकर उस हवेली को पाक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए। उस रात के 12 बज चुके थे। रूपनगर के सारे लोग जाग रहे थे, खौफजदा थे कि देखें आज की रात किसका नंबर आता है। सारे नौजवान और खूबसूरत लड़कियां डरी सहमी अपने अपने कमरों में थीं। कब किस वक्त वो कयामत उन पर नाजिल हो जाए। शीला रूपनगर के मुखिया की बेटी थी, बेहद हसीन और जवान थी। एक हफ्ते के बाद शीला की शादी होना करार पाई थी। शीला भी अपने ख्वाबगाह में डरी सहमी बैठी थी। दफातन शीला के कानों में एक तेज चीख की आवाज गूंजी। आवाज में इतना दर्द और गर्व था कि वो कांप गई। उस आवाज को रूपनगर के दूसरे लोगों ने भी सुना था। उनकी कैफियत भी शीला से मुख्तलिफ न थी। उस पर इंतहाई शदीद किस्म की बेचैनी सवार होने लगी। वो बिस्तर से उठकर टहलने लगी। आंखों से हद दर्जा खौफ और चेहरे पर दहशत जाहिर हो रही थी। दफातन उनके कानों में एक तेज सीटी की जैसी आवाज गूंजी। उस लम्हे वो रुकू के अंदाज में फर्श पर बैठ गई। मुझे बुला ले मेरे आका, मैं आ रही हूँ आका। उस लम्हे न जाने कहां से एक स्याह रंग का गाढ़ा धुआं उठा और शैला को अपने हिसार में ले लिया। और कुछ ही लम्हों के बाद जब धुआं गायब हुआ तो वहां शैला मौजूद न थी। शायद वो भी उस हवेली के आसेब की भेंट चढ़ गई थी। दूसरी सुबह पूरे रूपनगर में कोहराम मच गया। छोटे से इस कस्बे के मसाइल कैसे हल होते? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम अपनी जवां बेटियां इस हवेली की भेंट चढ़वाते रहेंगे? राम किशन काफी गुस्से में था। वो भी इस हवेली के मुतासरीन में से था। मैं तो कहता हूँ अपने परिवार समेत उस जगह को छोड़ देते हैं। दूसरा आदमी बोला, हम कहाँ जाएंगे? नौकरी हम कर नहीं सकते, हमारा सब कुछ यहाँ है। तीसरे आदमी ने कहा, हमें किसी न किसी सियाने को बुलवाना पड़ेगा जो इस आसेब को खत्म कर सके। मुखिया जी गमज़दा लहजे में बोले, ऐसा कौन आएगा यहाँ? खैर, हमें खुद शहर जाना होगा और ढूंढना होगा ऐसे किसी को, और कल ही मैं शहर चलूंगा। मुखिया जी पुरअज़्म लहजे में बोले।
इस मीटिंग में एक नौजवान मौजूद था जो कि इस मीटिंग को ऐसे अंदाज में ले रहा था जैसे कि उन सब बातों से उसे दिलचस्पी ही ना हो। उस नौजवान का नाम रणबीर था। रणबीर की पुरज़्म आंखें कुछ और ही सोच रही थी। वो यही सोच रहा था कि वो आज रात इस हवेली में जरूर जाएगा और अपनी शैला को वापस जरूर लाएगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रात के 12 बजे का वक्त था। सारे के सारे लोग ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। रणबीर आहिस्ता से अपने पलंग से उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर बरामदे में आ गया। कुछ ही लम्हों के बाद रणबीर घर से बाहर था। सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए रणबीर ने अपने आप को पूरे तरीके से लपेटा हुआ था। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ अस्तबल तक पहुंचा। अपना घोड़ा खोलकर अस्तबल से बाहर आ गया। वो घोड़े को पैदल चलाता हुआ काफी आगे तक ले गया। आधे घंटे के बाद रणबीर हवेली के आहनी गेट पर खड़ा था। उसने घोड़े से उतरकर घोड़े को एक दरख्त से बांधा और हवेली का आहनी गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसके सामने बहुत बड़ा बरामदा था जिसके वसत में एक फव्वारा लगा हुआ था जो कि खुश्क हो चुका था। उसने जेब से टॉर्च कॉल कर रोशन कर ली। फव्वारा पार करने के बाद उसके सामने एक छोटा सा जीना आया जिसकी सीढ़ियां थीं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद हवेली का अंदरूनी हिस्सा शुरू हो जाता है। वो सीढ़ियां चढ़कर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। सामने एक बहुत बड़ा चौबी हॉल था। हॉल की छत गुंबद नुमा थी। दाएं तरफ एक गोल चक्करवार सीना था। वो हॉल में खड़ा होकर सोच रहा था कि अब वो कहाँ जाए। दफतन उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी, दर्द और कर्व में डूबी नस्वानी सिसकियां। शैला, शैला, रणबीर ने बुलंद आवाज में कहा। जवाब में सिसकियों की आवाज और तेज हो गई तो रणबीर भागकर उस जीने पर चढ़ गया। उस पर चढ़ते ही सिसकियों की आवाज और तेज होती चली गई। अब उसके सामने एक तवील राहदारी थी। राहदारी के सामने भी एक जीना ऊपर को जा रहा था। वो उस जीने पर चढ़ गया। तवील जीने पर चढ़कर जैसे वो ऊपर पहुंचा, उसके सामने एक तवील बरामदा था जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर लकड़ी के मनकश सतून थे। सतूनों के दरमियान एक लकड़ी का जंगला था जो कि सीढ़ियों के दाएं और बाएं दोनों जानिब दूर तक चला गया था। रणबीर ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया और उस राहदारी पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही राहदारी खत्म हुई, उसके सामने वैसी सीढ़ियां थी जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। वो सीढ़ियां हवेली की दूसरी मंजिल तक जा रही थी। सीढ़ियों के साथ एक कमरा था जो कि बंद था। जैसे ही रणबीर ने उस कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा, सिसकियों की आवाज मजीद तेज हो गई। उसने धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया और बेधड़क अंदर चला गया। कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता वापस बंद हो गया। उस लम्हे रणबीर की करपनाक चीख की आवाज गूंजी। रणबीर चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला। उसके कपड़ों में आग लग गई थी। रणबीर ज्यादा दूर न जा सका और वहीं फर्श पर ही ढेर हो गया। इस पुरस्रार हवेली के आसेब ने एक जिंदगी और निकल ली थी। उस आसेब से रूपनगर वालों को निजात कब मिलेगी, कोई नहीं जानता था। जावेद साहब शहर के एक मशहूर और बड़ी फर्म में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करते थे। इस ओहदे पर तरक्की पाने के लिए जावेद साहब ने दिन रात मेहनत की थी, तब कहीं जाकर उन्हें ये ओहदा मिला था। जावेद साहब की जिंदगी की गाड़ी सिर्फ दो चीजों पर चल रही थी। एक उनकी अपनी अकलौती बेटी और दूसरी उनकी शरीक हयात का इंतकाल उसी वक्त हो गया था जब उनकी बेटी पैदा हुई थी। अपनी बच्ची का नाम उन्होंने फिरदौस रखा था। उनकी बेटी ही उनकी जन्नत थी। अपनी बेटी को उन्होंने दिन रात एक करके खून पिलाकर बड़ा किया था। अब उसकी उम्र 22 बरस थी। वो चाहते थे फिरदौस जल्द अज जल्द आला तालीम हासिल कर ले। शादी के लिए उन्होंने फिरदौस की पसंद को मद्देनजर रखते हुए उसके क्लास फेलो से उसका रिश्ता तय कर दिया था। उन्हें तो बस फिरदौस की खुशी और बेहतर मुस्तकबिल अजीज था। फिरदौस उस यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठी थी और उसके सामने उसकी एक फ्रेंड भी थी। यार फिरदौस, तू बड़ी लकी है, शाजिया ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा। वो कैसे? फिरदौस ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस यार, तेरी तैयारी मुकम्मल है, हमने तो किताब तक खोल कर नहीं देखी,
शाजिया ने आह भरते हुए कहा। इसमें लक का नहीं, मेहनत का बड़ा अमल दखल है। इम्तिहानात सर पर हैं और तुम्हें तफरीहात की सोच रही है। फिरदौस ने गुस्से से कहा। कुछ भी हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मेरे सर से गुजर जाती है। शाजिया ने अपने माथे पर चपत मारते हुए कहा। फिर अकाउंट पढ़ना था, साइंस क्यों ली? फिरदौस ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अकाउंट बहुत जबरदस्त है। बीकॉम के बाद सीए में दाखिला ले लेती, जिंदगी आसान हो जाती। शाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहतरमा, इसमें भी मेहनत की जरूरत होती है। वैसे अकाउंट ज्यादा मुश्किल है या साइंस? वो तो है। खैर, तू बता, घर नहीं जा रही? जा रही हूँ। मैंने सोचा कॉफी पी लूं। मौसम भी बारिश का है और पापा की कार खराब, अब बस से जाना पड़ेगा। फिरदौस ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहकर फिरदौस उठ खड़ी हुई। यूनिवर्सिटी से बाहर आकर बस स्टॉप की तरफ चल पड़ी। बस स्टॉप पर मुसाफिरों का बेहद रश था। फिरदौस एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर बस का इंतजार करने लगी। दिन के 2 बज चुके थे। मौसम निहायत अबरालूद था। बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। आसमान पर स्याह बादलों के टुकड़े फैले हुए थे। काफी देर हो चुकी थी, मगर बस थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिरदौस ने काफी देर तक बस का इंतजार करने के बाद अपने पर्स से मोबाइल निकाला। उसका इरादा कामरान को फोन करने का था। बस स्टॉप पर और भी बहुत से लोग खड़े थे जो कि इसी तरह बस का इंतजार कर रहे थे। दफातन फिरदौस को अपनी मतलूबा बस आती दिखाई दी। बस को देखकर ऐसा लगता था कि शायद ये दुनिया की आखिरी बस हो। बस देखकर जैसे उसके अरमानों पर औस पड़ गई हो। बस का कोई भी कोना ऐसा ना था जो कि मुसाफिरों से पुर ना हो। बस रुकते ही अवाम ने दीवानों की तरह बस की जानिब भागना शुरू कर दिया और कुछ ही लम्हों बाद बस स्टॉप खाली हो गया। फिरदौस अकेली खड़ी नंबर मिलाने में मसरूफ थी, मगर सिग्नल धोखा दे रहे थे। हल्की हल्की बूंदें गिरना शुरू हो चुकी थी। फिरदौस पर बेहद झुंझलाहट तारी हो चुकी थी। दफातन फिरदौस को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। अचानक उसने अपने इर्द गिर्द एक अजीब तरह की बू महसूस की। वो बू ऐसी थी जैसे कि जले हुए गोश्त से सड़ान उठ रही हो। फिरदौस ने नाक पर हाथ रखकर इधर उधर देखा, मगर कोई ऐसी शय न थी जिससे बू उठ रही हो। वो बिल्कुल बू उसके नजदीक से महसूस हो रही थी। फिरदौस डरकर पीछे हट गई। डरो मत देवी, हम तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं। एक अजीब खुरखराती सी आवाज फिरदौस के कानों से टकराई। उसी लम्हे फिरदौस का हाथ किसी ने निहायत आहिस्तगी से थाम लिया। फिरदौस के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए और एक चीख उसके हलक से निकली और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब फिरदौस की आंख खुली तो उसने अपने आप को घर के बेडरूम में पाया। फिरदौस अपने सर में हल्का हल्का सा दर्द भी महसूस कर रही थी। अपने इर्द गिर्द उसने जाने पहचाने चेहरों को पाया। उसके पापा, डॉक्टर अंकल और कामरान। अब कैसा फील हो रहा है? डॉक्टर इंजेक्शन तैयार करते हुए बोला। कुछ खास नहीं, बस कमजोरी है। डोंट वरी, मेरा इंजेक्शन सब कमजोरी 2 मिनट में भगा देगा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या हुआ था बेटा? जावेद साहब तशवीश भरे लहजे में बोले। मुझे यहाँ कौन लाया? फिरदौस ने जावेद साहब के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं लाया हूँ तुमको। यूनिवर्सिटी गया तो शाजिया ने बताया कि तुम बस स्टॉप की तरफ गई हो। आधा घंटा पहले इस उम्मीद पर शायद कि तुम वहां मिल जाओ, मगर वहां बेहोश थी। कामरान मुस्कुराते हुए बोला। शुक्रिया आपका, फिरदौस मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी। जावेद साहब, ये दवा देते रहिएगा, डॉक्टर ने स्लिप जावेद साहब को देते हुए कहा। डॉक्टर के चले जाने के बाद जावेद साहब ने दोबारा फिरदौस को मुखातिब करते हुए कहा। क्या हुआ था बेटा, क्यों बेहोश हो गई थी? ओ पापा, बस जरा चक्कर सा आ गया था। सच बोल रही हूँ बेटा, जावेद साहब ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे कि उन्हें अपनी बच्ची की बात पर यकीन न आया हो। पापा, मैंने कब झूठ बोला है आपसे? अच्छा बेटा, ख्याल रखना अपना। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। गिरना तो मुझे चाहिए था तुम्हारी मोहब्बत में फिरदौस, और तुम गिर गई। कामरान ने शौकी भरे लहजे में कहा। तुम कभी तो संजीदा हो जाया करो, फिरदौस ने मुस्कुराते हुए कहा। आदमी संजीदा होकर क्या करेगा जबकि वो जानता है
کہ ایک دن اپنی سنجیدگی سمیت دفن ہو جائے گا۔ کامران نے جواب دیا، اوہ فلسفی، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، اب تم جاؤ۔ فردوس نے پلنگ سے اٹھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، اچھا جاتا ہوں، مگر وعدہ کرو کہ کل ضرور ملو گی۔ نہیں، وعدہ نہیں کر سکتی، امتحان سر پر ہیں، فردوس بولی۔ پلیز فردوس، تھوڑی دیر کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ کامران کے جانے کے بعد فردوس سوچ میں پڑ گئی، کہیں یہ سب میرا وہم تو نہیں تھا۔ رات کافی سرد تھی، ہر سو ہیبت سناٹا طاری تھا۔ سردی کے سبب لوگ لحافوں میں گھسے دن کی نہ آسودہ زندگی کو آسودگی بخش رہے تھے۔ فردوس بھی اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی کہ ایک تیز قسم کے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ شور کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسا شور ہے۔ دفعتاً اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کسی پریشر کوکر کے پھٹ جانے سے آتی ہے۔ فردوس گھبرا گئی۔ اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دیکھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اسی لمحے کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا، یوں لگ رہا تھا کہ بجلی جا چکی ہے۔ فردوس کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ دفعتاً فردوس کو ایسا لگا جیسے کہ اس کے پاس کوئی ہے۔ اسے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ دروازے کے پٹ زوردار ہوا سے کھل اور بند ہو رہے تھے۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے کی آواز سے ایک دم بند ہو گیا۔ وہ کانپ گئی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ اسی لمحے اسے دو انگارہ برساتی آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں آگ کے شعلے روشن ہو۔ تم میری ہو۔ یہ آواز فردوس کے کانوں سے ٹکرائی تو فردوس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ جاوید صاحب کی بیوی کا انتقال فردوس کے پیدا ہوتے ہی ہو گیا تھا۔ تب سے انہوں نے فردوس کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ وہ کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ دفعتاً انہیں ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اس آواز کو پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ فردوس کی تھی۔ چیخ سن کر وہ اٹھ بیٹھے۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے فردوس کے کمرے میں پہنچے تو فردوس کو گٹھڑی بنے پایا۔ کمرے کی تمام لائٹیں آن تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ پاپا، وہ آنکھیں، اتنا کہہ کر وہ سسک پڑی۔ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، میری گڑیا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فردوس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کمرے میں واقعی کوئی نہیں تھا۔ تمہارا وہم ہوگا بیٹا۔ فردوس نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ چھت کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بس اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو آواز اس نے سنی ہے وہ اس کا وہم ہو سکتی ہے۔ اس رات فردوس اپنے کمرے میں نہیں سو سکی۔ اس کے پاپا کو ساری رات اس کے کمرے میں کرسی ڈال کر بیٹھنا پڑا۔ پروفیسر راشد بخاری فردوس کے انتہائی پسندیدہ استادوں میں سے ایک تھے۔ فردوس کا ماننا تھا کہ راشد صاحب اپنے طالب علموں کے سلسلے میں بے حد مخلص تھے، اس لیے فردوس ان کی کوئی بھی کلاس نہیں چھوڑتی تھی۔ سر میں شدید درد ہونے کے سبب بھی وہ کلاس میں موجود تھی۔ پروفیسر صاحب کا لیکچر جاری تھا۔ دفعتاً اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ اس کلاس میں بالکل اکیلی ہے۔ یہ احساس تنہائی شدید اور قوی تھا۔ اس نے اس احساس سے بچنے کے لیے اپنا سر ڈیسک سے لٹکا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا، چاروں طرف دیکھا تو واقعی پوری کلاس روم خالی تھی۔ وہ اکیلی ڈیسک پر بیٹھی تھی۔ سب لوگ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ شاید پیریڈ ختم ہو گیا ہو، یہ سوچ کر وہ اٹھی اور کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں پہنچی، اس نے دیکھا کہ اس کی کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ بینچیں ڈال کر کوریڈور میں پڑھائی کر رہا ہے۔ اوہ، تو کلاس یہاں چل رہی ہے، مگر کیوں؟ اس نے دل میں سوچا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ان کے نزدیک پہنچ گئی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ فردوس ڈر کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس لڑکی کا چہرہ حد درجہ خوفناک تھا۔ اس کے چہرے کا گوشت کئی جگہ سے ادھڑ کر لٹک چکا تھا۔
باقی سارے طالب علموں کا چہرہ بھی بالکل اسی طرح کا تھا۔ فردوس، ہمارے پاس آؤ، ایک طالب علم پہاڑ سا منہ بنا کر بولا۔ فردوس کو اس کے منہ میں زبان کی جگہ کالے سانپ لہراتے نظر آئے۔ فردوس کے منہ سے چیخ نکلی، اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے فردوس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ منہ کے بل گر پڑی، اور پھر جیسے ہی وہ اٹھی تو منظر بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اس کے جسم کا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا لباس بالکل ایسا تھا جو کہ کسی راہبہ وغیرہ کا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جس جگہ پایا وہ ایک قید خانہ تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ میرے مولا، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اسے اپنے جسم کے مختلف حصوں میں انتہائی شدید قسم کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا حلق پیاس سے سوکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے انتہائی شدید نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ دفعتاً اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ فردوس نے نیم واہ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس نے اپنے سامنے ایک انتہائی زرق برق لباس پہنے ایک شخص کو دیکھا۔ فردوس نے اس طرح کے لباس پہنے مغل اعظم فلم میں اکبر بادشاہ کا کردار نبھاتے ہوئے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ شخص انتہائی لمبا چوڑا فربا اور توانا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھی، جبکہ اس کے ہونٹ نہایت موٹے تھے۔ اس کے دائیں گال پر زخم کا نشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شر پھیلا ہوا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ شخص مسکرا کر بولا، میری زندگی میں یہ ممکن نہیں مان سنگھ، میں مقدس کنواری ہوں، تم میری زندگی میں میرے جسم کو نہیں چھو سکو گے۔ یہ جملہ ادا کر کے فردوس خود حیرت میں پڑ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی اور ہی موجود ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود کہیں کھو گئی ہو، اس کے وجود میں کوئی اور ہستی سرایت کر گئی ہو۔ مان سنگھ کو انکار پسند نہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مان سنگھ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ انکار کی عادت ڈالو مان سنگھ، وہ بولی۔ بہت خوب، میں تمہارا پریم حاصل کر کے رہوں گا، چاہے زندہ رہ کر چاہے مر کر۔ بھوک پیاس تمہاری ناک کو ہاں میں بدل دے گی۔ بھول ہے تمہاری مان سنگھ، جولیا پاک ہو کر زندہ رہنا پسند کرے گی، ناپاک رہ کر مرنا نہیں۔ اب کی بار فردوس پھر سے حیرت میں تھی۔ اس کے منہ سے ادا ہونے والے نام مان سنگھ اور جولیا کون تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ نامعلوم اس کے منہ سے یہ لفظ کیوں ادا ہو رہے تھے۔ وہ کس شیطانی جال میں پھنس چکی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دیکھتا ہوں تمہاری ضد، یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ فردوس کو یوں اپنے ہاتھ میں درد ہونے لگا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اسے ایسا لگا کہ اس کے پیروں کے پاس کچھ ہے۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک موٹا تازہ چوہا اس کی شلوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فردوس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے منظر بدل گیا۔ اب وہ اسی کلاس روم میں موجود تھی جہاں سے وہ واقعات شروع ہوئے تھے۔ سارے طالب علم اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم چیخی کیوں تھی؟ شازیہ نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، مگر وہ تو شازیہ کو گھورے جا رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر بلیک بورڈ پر جا پڑی۔ وہاں لال رنگ یعنی خون سے کچھ لکھا ہوا تھا، تم صرف میری ہو اور صرف میری۔ فردوس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اب کی بار وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شازیہ نے یہ دیکھ کر فوراً موبائل نکالا اور اس کے والد کا نمبر ڈائل کر دیا۔ فردوس گزشتہ 2 گھنٹے سے بے ہوش تھی اور ڈاکٹر سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح ہوش میں آ جائے۔ آپ کی بیٹی کسی بہت زیادہ گہرے خوف کے زیر اثر بے ہوش ہوئی ہے، ڈاکٹر نے جاوید صاحب کو مخاطب کر کے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، فردوس ہوش میں کب تک آ جائے گی؟ اسے دوبارہ گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہٹو دور، بیوی نہیں ہوں میں تمہاری۔ فردوس نے اسے دھکا دیا۔ کیا محبت شادی کی محتاج ہے؟ کامران نے خمار آلودہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں جناب، پہلے نکاح، پھر تمہارا اختیار۔ پلیز ایک بار گلے لگ جاؤ، تمہیں میری محبت کی قسم۔ کامران نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے؟ ہاں،
पापा किसी वक्त भी आ सकते हैं, प्लीज, सिर्फ एक बार, मेरे प्यार की खातिर। कामरान बदस्तूर उसे बोले जा रहा था। अच्छा, सिर्फ एक बार, फिरदौस ने हार मानते हुए कहा। इतना सुनना था कि कामरान ने आगे बढ़कर फिरदौस को अपने गले लगा लिया। कामरान ने फिरदौस को इंतहाई मजबूती से गले लगाया था। कामरान की बाहों के हिसार में आते ही फिरदौस के जिस्म जाँ में कराहियत का एहसास दौड़ गया। न जाने क्यों फिरदौस को ऐसा लग रहा था कि उसे गलाजत का ढेर चिपक गया हो। कामरान शायद मजीद पेशकदमी के मूड में था, इसलिए फिरदौस के साथ बदसलूकी छेड़छाड़ करने में लगा था। जज्बात की हिद्दत फिरदौस को भी आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसार में ले रही थी। कामरान ने फिरदौस को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। फिरदौस ने कोई मज़ाहमत ना की। कामरान के हाथ बड़े ही प्यार और आहिस्तगी से फिरदौस के जिस्म पर गर्दिश कर रहे थे कि अभी वो मजीद आगे बढ़ना चाहता था कि डोर बेल बजने लगी। फिरदौस चौंक कर सीधी हो गई। कामरान ने बड़े गुस्से से फिरदौस को देखा। इससे कबल कि वो कुछ करता, पापा आ गए। फिरदौस छलांग लगाकर बिस्तर से उतर गई और भागते हुए जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर खड़े हुए देखकर फिरदौस डर कर पीछे हट गई और बड़ी हैरत से कमरे की जानिब देखने लगी। तुम यहाँ कैसे कामरान? फिरदौस की आंखें दहशत से फटी हुई थी। उसी लम्हे वो चकराई और दरवाजे पर खड़े कामरान के हाथों में बेहोश होकर झूल गई। कामरान फिरदौस को यूं बेहोश होता देखकर बेकरार हो गया और फिरदौस को उठाकर उसके बेडरूम में ले गया और उसके वालिद को फोन करने लगा। नादीदा वजूद वो जो कोई भी था फिरदौस पर पूरी तरह से हावी होना चाहता था। फिरदौस बेड पर लेटी खलाओं में तक रही थी। उसे वो लम्हा पल भर भी अच्छी तरह से याद था जब उसने उसे गले लगाया था, बोसा लिया था। उसे अपने वजूद से घिन सी महसूस हो रही थी। ये तो किस्मत अच्छी थी कि वो बेआबरू होने से बच गई। उसके बेड के सामने डॉक्टर, कामरान और उसके पापा खड़े थे। बताओ तो सही कि हुआ क्या था? कामरान ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। फिरदौस ने सोचा कि अगर उसने सच बता दिया तो वो पापा की नजरों में जलील हो जाएगी। तुम बोलती क्यों नहीं? जावेद साहब ने उसके चेहरे पर जलजले के तासुरात देखते हुए कहा। वो एक काला सा शख्स था जिसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे। वो मारना चाहता है मुझे। उसका पूरा चेहरा जख्मी था। उसने कहा, वो शख्स बहुत खतरनाक था। इतना कहकर फिरदौस रोने लगी। झूठ तो था लेकिन उसमें फिरदौस की भलाई थी। उसकी बात सुनकर जावेद के चेहरे पर परेशानी और तशवीश दौड़ गई। मेरे ख्याल से जावेद साहब, आपकी बेटी को डॉक्टर से ज्यादा किसी नफ्सियाती मुआलिज की जरूरत है। एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ, वो आपकी मदद करेगा। डॉक्टर साहब मुआलिज का पता बताकर रुखसत हो गए, लेकिन फिरदौस बाजिद थी कि वो कमरे में अकेली नहीं सोएगी। चुनाचा मजबूरन मुलाजमा को रात के लिए रोकना पड़ा। रजिया ने रुकने से किसी भी सूरत इनकार नहीं किया, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो नींद की बड़ी कच्ची थी। चुनाचा उसने खाना भी जरूरत से ज्यादा तनावुल कर लिया था। खाने का नशा बढ़ता रहा, फिर वो नींद के हाथों मजबूर होकर कालीन पर ही ढेर हो गई। अचानक गुलाब की इंतहाई तेज महक से रजिया की आंख खुल गई। जिंदगी में रजिया ने इतनी मशहूर कुन और दिल फरेब खुशबू कभी भी महसूस नहीं की थी। रजिया ने फौरन उठकर कमरे की लाइट जला दी। लाइट जलाते ही उसकी नजर फिरदौस के बेड पर पड़ी और उसके हलक से चीख निकल गई। फिरदौस बेड पर बरहना हालत में पड़ी थी। एक खौफनाक और बदशक्ल इंसान उसके सामने खड़ा था और फिरदौस के जिस्म को हवस भरी निगाहों से देख रहा था। कौन हो तुम? रजिया ने चिल्लाकर उस शख्स से पूछा। उस शख्स ने मुड़कर रजिया की तरफ देखा। रजिया खौफ और दहशत से जैसे कांपने लगी। वो शख्स इंतहाई भयानक और खौफनाक था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसके होंठ निहायत मोटे थे, जबकि उसके दाएं गाल पर जख्म का निशान था जिससे खून रिस रहा था। वो अजीब और गरीब खौफनाक शख्स एक लंगोट में था। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे जिसमें आग के अंगारे दहकते हुए नजर आ रहे थे। वो शख्स रजिया की तरफ बढ़ने लगा। रजिया की हलक से चीख निकल गई। रजिया डर गई और खौफ से पीछे हटने लगी। उसने रजिया को गले से पकड़कर उठा लिया। रजिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस शख्स ने रजिया को जोरदार झटका देकर हवा में उछाल दिया। रजिया सीधा उड़ती हुई फिरदौस के बेड के पास जाकर गिरी और उसका सर और शाना बुरी तरह से जख्मी हो गया।
रजिया ने फौरन एक चादर फिरदौस के बरहना जिस्म पर डाली और बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी की तिलावत करने लगी। आयतल कुर्सी का असर मौजज़ाना था। उस शख्स के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। उसके हलक से चीख निकली और फिर वो धुआं बनकर तहलील हो गया। रजिया वहीं बेहोश हो गई। रजिया को 2 घंटे बाद होश आया तो उसका पूरा जिस्म जख्मी था। वो शदीद दर्द की हालत में थी। फिरदौस होश में आ चुकी थी, जबकि रजिया को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था और फिरदौस को घर भिजवा दिया गया। कामरान उसे छोड़ने गया था। अब क्या महसूस कर रही हो रजिया? सिर्फ दर्द है। मगर कोई हुआ क्या था? जावेद ने कुरेदते हुए पूछा। जावेद साहब की बात सुनकर रजिया के चेहरे पर यकदम खौफ उमड़ आया। उसके चेहरे पर दहशत थी। साहब जी, बीबी जी को बचा लो। वो कोई जिन विन है जो बीबी के साथ। इतना कहकर रजिया ने गर्दन झुका ली। रजिया ने पूरी बात तो नहीं बताई थी, मगर जावेद साहब समझ गए थे। जावेद साहब रजिया की तरफ वजाहत तलब नजरों से देखने लगे, जैसे कहना चाह रहे हो कि कुछ हुआ तो नहीं था। रजिया फौरन उनकी निगाहों का मतलब समझकर बोली, नहीं साहब, कलाम पाक में बरकत है। मैंने फौरन ही कुरानी आयत पढ़ ली थी। वो गायब हो गया था। रजिया के खामोश होते ही कामरान भी रूम के अंदर दाखिल हो गया। जावेद साहब ने शुक्रिया अदा किया कि कामरान ने उनकी बात नहीं सुनी और कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ था अंकल रजिया के साथ? फिरदौस कहाँ है? जावेद साहब ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय अपना सवाल जड़ दिया। वो शाजिया के साथ उसके घर पर है, क्योंकि वो अपने घर अकेले रहने को तैयार नहीं थी। हाँ, मगर हुआ क्या था? कामरान ने फिर पूछा। किसी आमिल वगैरह को बुलाना होगा। लगता है फिरदौस पर कोई साया है। जावेद साहब ने संजीदगी से कहा। साहब जी, फतेह मोहम्मद को बुलवा लेते हैं, रजिया ने कहा। कौन है? कामरान बोल पड़ा। साहब जी, भाई है मेरा। शुरू ही से उल्टे सीधे चक्करों में पड़ा रहता है। घर वाले सारे बेजार हैं उससे। अगर वो आ जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। जावेद साहब ने कहा। एहसान कैसा साहब जी? नमक खाया है आपका, हक तो अदा करना पड़ेगा। रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा शुक्रिया रजिया, जावेद साहब ने एहसास तशक्कुर से कहा। चांद की 14 तारीख नजदीक थी। रूपनगर के लोग परेशान थे। अब किसकी बच्ची की बारी होगी? मुखिया जी को बंदा ढूंढने पर लगा दिया था, लेकिन उन्हें यकीन था कि ऐसा बंदा भी होगा जो कि इस आसेब का खात्मा कर सके। मुखिया जी को शहर गए 2 दिन हो गए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए थे। सब लोग सर जोड़े इस मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। ज्यादातर लोगों की ये राय थी कि रूपनगर को छोड़ ही देना चाहिए। इस मसले पर इख्तलाफ जारी ही था कि पता चला कि मुखिया जी वापस आ गए हैं और अपने साथ जिस बंदे को लेकर आए थे उसको देखकर बहुत से लोग परेशान हो गए। भला ये बंदा इस आसेब से क्या मुकाबला करेगा? वो देखने में निहायत ही अजीबुल खलकत था। उसे देखकर किसी का भी चीख उठना ताज्जुब खेज ना था। उसका कद किसी भी तरह 4 फीट से कम ना था। वो हड्डियों का ढांचा था जिसके बदन पर खाल मंडी हुई थी। उसकी हलकों में धसी हुई बड़ी बड़ी आंखें निहायत चमकदार और रोशन थी। वो आलती पालती मारे मुखिया के सामने बैठा था। लोग हैरत से उसे देख रहे थे। उसके ढलके हुए कांधे, लंबे लंबे बाजू, बदन पर जोगिया रंग कपड़ा लिपटा हुआ, जबड़े उभर कर खौफनाक लग रहे थे। वो बड़ी अजीब सी निगाहों से इधर उधर देख रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? एक शख्स ने पूछा। जगन नाम है मालिक, जात के चमार हैं हम। वो अपने गलीज दांतों की नुमाइश करता हुआ बोला। ठीक है, मैं चाहता हूं तुम मुझे मेरी बेटी वापस ला दो, मुखिया ने कहा। कोशिश करता हूं मालिक, जगन ने कहा। कदरे तवक्कुफ के बाद जगन ने मुखिया से कहा, मुझे आपकी बेटी की एक तस्वीर, हल्दी और 2 अदद लीमू चाहिए और 1 गरम छुरी भी। जगन के मुताबिक उसे तमाम मतलूबा चीजें देकर एक अलग कमरे में बिठा दिया गया। जगन ने अपने साथ लाई हुई पोटली से सिंदूर निकाला और उसे कुछ पढ़ते हुए दायरे की शक्ल में फैलाया। गालिबन उसने हिसार खींचा। जगन ने शैला को तस्वीरी दायरे के अंदर रखकर खुद उसके सामने बैठ गया। वो मंतर पढ़ता जाता, हल्दी तस्वीर पर छिड़कता जाता। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने वो गरम छुरी निकाली और लीमू को 2 टुकड़े कर दिया। जगन का ये अमल मुखिया के साथ था और लोग भी देख रहे थे। सब ने देखा कि लीमू के कटते ही उसमें से खून की धार बाहर निकली। साथ ही साथ जगन के जबड़े पर सरायसिमी के आसार नजर आने लगे। उसने बुलंद आवाज में मंतर पढ़ना शुरू कर दिया।
आवाज में जलजले किसी कैफियत नुमाया थी। दफातन शैला की तस्वीर को आग लग गई। साथ ही जगन के हलक से दिल खराश चीख निकली। उसके सर से खून बहने लगा। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि जगन मंतर भूलकर अपना गला पकड़कर चीखने लगा। मुखिया और दूसरे लोग खौफ और दहशत से साकित होकर ये अजीब गरीब खौफनाक मंजर देख रहे थे। दफातन जगन के हलक से चीख निकली। उसके मुंह और नाक से गाढ़ा गाढ़ा खून बहने लगा और कुछ ही लम्हों में जगन का जिस्म ठंडा पड़ गया। खौफ और दहशत से ये भरपूर मंजर देखने के बाद सब लोग जैसे सांस लेना ही भूल गए थे। हम उस आसेबी हवेली से जीत नहीं सकते, हमें ये इलाका छोड़ना ही होगा। एक शख्स जगन का अंजाम देखने के बाद चिल्ला कर बोला, हम उस हवेली को आग लगा देंगे। मुखिया ने कहा, नहीं, हमको ये इलाका छोड़ना ही होगा। मैं तो उस हवेली को जरूर आग लगाऊंगा, अपनी बच्ची की मौत का बदला जरूर लूंगा, तुम आओ या ना आओ। मुखिया अपने पुरज़्म लहजे में और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दूसरे लोग मुखिया जी के साथ हैं या नहीं, मुखिया को इससे कोई सरोकार न था। बस उसने अकेले ही उस काम को करने का फैसला कर लिया था। वो उसी वक्त पेट्रोल का डब्बा लेकर घर से निकल पड़ा था। उसकी बीवी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर उस पर तो इंतकाम सवार था। उसने अपनी बच्ची की जलती तस्वीर से ये नतीजा अखज़ कर लिया था कि वो मर चुकी है। मुखिया घोड़े पर सवार हवेली की तरफ जा रहा था। रूपनगर के और लोगों ने इस काम से बाज रखने की कोशिश की थी, मगर वो ना माना। कोई आधे घंटे के बाद मुखिया हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। शाम के 7 बजे का वक्त था। मौसम निहायत खुशगवार और सुहाना था। सर्दियों में चूंकि मगरिब जल्द हो जाती है, इसलिए 7 बजे भी काफी अंधेरा मालूम हो रहा था। मुखिया ने हकारत भरी नजर से हवेली के आहनी गेट पर डाली और दरवाजे को जोरदार धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया। उसके सामने एक बड़ा बरामदा था, जिसके वसत में एक फव्वारा लगा हुआ था, जो कि खुश्क हो चुका था। उस फव्वारे में कचरे और मिट्टी के जानवरों की गिलाज़त के सिवा और कुछ न था। अचानक मुखिया हैरत और खौफ से उछल पड़ा। उसने फव्वारे के पास किसी को खड़े हुए देखा। वो कोई औरत थी, जिसने सफेद साड़ी जेबतन कर रखी थी, जिससे रोशनी की इतनी तेज किरणें फूट रही थी, जिससे सफेद रंग साफ और वाज़ेह नजर आ रहा था। उसकी पुश्त मुखिया की तरफ थी। उसने मुखिया की तरफ घूम कर देखा तो मुखिया उछल पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी शैला थी। शैला का चेहरा किसी बल्ब की तरह रोशन था। उसे बहुत तेज रोशनी फूट रही थी। शैला, शैला, मेरी बच्ची! मुखिया हिज़यानी अंदाज में शैला शैला चीखता हुआ भागा, ये सोचे समझे बगैर कि शैला नहीं कोई और भी हो सकता है। जैसे ही वो शैला के नजदीक पहुंचा तो शैला ने हाथ उठाकर मुखिया की जानिब इशारा किया और मुखिया के जिस्म में आग लग गई। मुखिया की चीखें बहुत कर्बनाक थी। कुछ ही देर में वो तड़प तड़प कर ठंडा हो गया और शैला गायब हो गई। अस्पताल से वापसी पर जावेद साहब इंतहाई परेशान थे। उनकी बेटी की इज्जत और जान दोनों ही महफूज न थे। बहरहाल उन्हें फतह मोहम्मद का इंतजार करना था, जो कि बहुत जल्द आने वाला था। अस्पताल से घर के दरमियान कब्रिस्तान पड़ता था, जिस कब्रिस्तान में जावेद साहब की वालिदा की कब्र थी। जावेद साहब ने सोचा कि क्यों ना माँ की कब्र पर फातिह खानी की जाए। माँ की दुआओं से ही मुसीबत टल सकती है। जावेद साहब ने गाड़ी कब्रिस्तान के दरवाजे पर लगाई और कब्रिस्तान के अंदर चले गए। और इधर फिरदौस का दिल शाजिया के घर नहीं लग रहा था। चुनाचा वो उससे इजाजत तलब करके अपने घर चली आई थी। वो जानती थी कि घर में पापा नहीं होंगे, मगर बस उसका दिल चाह रहा था कि वो घर में रहे। शाजिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। घर में घुसते ही सीधा वो बेडरूम में घुस गई, जैसे कोई उसे बेडरूम में आने पर मजबूर कर रहा हो। जैसे ही वो बेडरूम में दाखिल हुई, एक मशहूर कुन खुशबू फैल गई। खुशबू इंतहाई लतीफ और मशहूर कुन थी। ऐसी खुशबू उसने कभी न सूंघी थी। फिरदौस ने देखा कि बेड पर गुलाबों की पत्तियां बिखरी पड़ी हैं। ये सब देखकर वो सहर ज़दा सी हो गई। आलम सहर ज़दगी में फिरदौस धीरे धीरे चलती हुई बेड पर जा बैठी। उसके सामने सिंगार मेज थी। उसने देखा कि सिंगार मेज के आईने से हल्के हल्के नीले रंग की शुआएं फूट रही थी। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे, सिंगार मेज का आईना किसी स्क्रीन की तरह रोशन हो गया। उसके सामने एक हवेली का मंजर था। हवेली काफी पुरानी थी।
और इम्तदाद जमाने के बायस जगह जगह से बोसीदा सी मालूम हो रही थी। फिरदौस भी उस हवेली को देख रही थी कि उसने देखा कि मंजर दोबारा से बदला। हवेली आहिस्ता आहिस्ता धुंधली होना शुरू हो गई। अब की बार जो मंजर उसके सामने आया वो एक झील का मंजर था, एक बहुत बड़ी और वसी व अरीज झील। मंजर शाम का था। इस झील के अंदर बहुत सी लड़कियां नहा रही थीं। उनके कपड़े साहिल पर पड़े थे। दफातन उसकी नजर एक दूसरी लड़की पर पड़ गई जो कि बिल्कुल अलग थलग नहा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को नहाने वालियों से कोई सरोकार ही नहीं। एकदम फिरदौस ने देखा कि एक घुड़सवार साहिल पर आ खड़ा हुआ। उसने जो कॉस्ट्यूम पहन रखा था वो फिल्मों में बादशाहों या शहजादों ने पहना होता है। नहाने वालियों ने उस घुड़सवार को देखा और चीख कर पानी के अंदर घुस गई। वो घुड़सवार एक नजर उन डुबकी लगाने वालियों की तरफ देखता है और अपनी नजर उस लड़की की तरफ घुमा लेता है जिन सबसे बेपरवाह नहाने में मशगूल थी। उस लड़की की नजर नहाते नहाते उस घुड़सवार पर पड़ी। फिरदौस ने देखा कि अब वो पानी से बाहर आ रही थी। उस लड़की ने हल्के रंग की सफेद साड़ी पहन रखी थी। पानी में साड़ी गीली होने के सबब उसका मखमली जिस्म साफ नजर आ रहा था। जैसे वो करीब आई, फिरदौस का दिल उछल कर हलक में आ गया, क्योंकि आईने के अंदर भी फिरदौस थी और आईने के बाहर भी। फिरदौस हैरत और दहशत से खुद को पानी से बाहर आता देख रही थी। घुड़सवार इंतहाई हवस परस्त नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने घबराकर दोनों हाथों से अपने जिस्म को छुपा लिया। इस सुंदर शरीर को छुपाने से क्या फायदा रानी, घुड़सवार ने घोड़े से उतरते हुए कहा। जैसे ही उसकी सूरत सामने आई तो फिरदौस को हैरत का दूसरा झटका लगा। ये वही था जिसे उसने कैद खाने में देखा था। मोटा फरबा, दाएं गाल पर जख्म का निशान वाला। मान सिंह, मैंने कहा है ना, मेरा पीछा मत करो, लड़की किसी शेरनी की तरह कुर्राते हुए बोली। तुमसे प्रेम हो गया है, वो आंख मारते हुए बोला। मैं तुमसे कह चुकी हूं कि मैं प्रेम के लिए नहीं बनी, भगवान से तो डरो, लड़की गुस्से से बोली। इस बात के जवाब में मान सिंह मक्कारी से मुस्कुराया। उस पत्थर के बुत से क्यों डरूं जो लोगों की घंटियां बजाने पर भी नहीं जागता? मैं तो ताकत का पुजारी हूं, जिसके पास ताकत हो वही भगवान है। तुम्हारा ये सुंदर शरीर, मैं इसकी पूजा करना चाहता हूं। जवाब में लड़की ने निहायत गुस्से से उसकी तरफ देखा और एक थप्पड़ उसकी बदतमीजी का जवाब दिया। थप्पड़ खाते ही मान सिंह का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख हो गया। उसी लम्हे आईने से वो मंजर गायब हो गया। आईना पहले की तरह हो गया, लेकिन आईने से हल्की हल्की रोशनी अब भी फूट रही थी। दफतन आईने पर एक शबी जाहिर होने लगी, धुंधली सी। वो शबी आहिस्ता आहिस्ता वाज़े नजर आने लगी। जो चेहरा फिरदौस के सामने आया वो चेहरा बिलाशुबा वही था जो उसने पहले भी देखा था और अब भी देखा। मान सिंह का चेहरा। उसकी आंखों में चमक बहुत ज्यादा थी। मैं चाहता तो तुम्हारे सामने वैसे भी आ सकता था जैसे तुम्हारी नौकरानी के सामने आया। मैं मरकर भी नहीं मरा। तुम मुझे भूल गई अपने नए जन्म में। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें चलकर खुद मेरे पास आना होगा। उसने इतना ही कहा था कि उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। उसकी आंखों से नीली रोशनी का इनकास हो रहा था। वो रोशनी फिरदौस के जिस्म पर पड़ी। फिरदौस को ऐसा लगा जैसे उसका जिस्म जल रहा हो। फिर फिरदौस के लबों पर खुद दुरूद पाक का विर्द जारी हो गया। फिरदौस को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म पर ठंड पड़ गई हो। दुरूद पाक सुनते ही मान सिंह के हलक से चीख निकली और वो गायब हो गया। फिरदौस के लिए ये बात हैरत अंगेज थी। उसके कहने के मुताबिक वो उसे जानती है। फिरदौस ने ये बात ना बताई कि उसके बाबा बहुत परेशान होंगे। जावेद साहब और फिरदौस ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे कि डोर बेल बजी। जावेद साहब ने उठकर दरवाजा खोला तो उनके सामने एक दुबला पतला शख्स शलवार कमीज में मलबूस खड़ा था। जी फरमाइए। हमारा नाम फतेह मोहम्मद है। हमारा नाम फतेह मोहम्मद है और हम रजिया के भाई हैं। ओह, अंदर आइए, जावेद साहब ने जगह देते हुए कहा। फिरदौस ने देखा कि एक बारिश दुबला पतला मनहनी सा शख्स बेडरूम में दाखिल हो रहा है। उसके सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद थे। फिरदौस ने अंदाजा लगा लिया कि उसकी उम्र कोई 55 बरस के आस पास होगी। फतेह मोहम्मद सोफे पर बैठ गया। सोफे पर बैठने के बाद फतेह मोहम्मद फिरदौस को देखने लगा।
فتح محمد نے اندازہ لگا لیا کہ یہی وہ لڑکی ہوگی جو کہ آسیب زدہ ہے۔ گھر میں آئینہ ہے؟ فتح محمد نے فردوس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فتح محمد کے یوں گھورنے سے فردوس بری طرح گھبرا گئی۔ فردوس کو فتح محمد کی آنکھیں اپنے جسم کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں فتح محمد سے چار ہوئیں تو فردوس کو ایسا لگا فتح محمد کی آنکھوں سے مقناطیسی لہریں نکل رہی ہوں۔ فتح محمد فردوس کو گھورتا جا رہا تھا۔ فردوس بالکل یوں ہو گئی جیسے عمل و تنویم کے زیر اثر آ گئی ہو۔ لختہ بلختہ فتح محمد کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ فردوس بے حد گھبرا گئی تھی۔ جاوید صاحب جیسے ہی آئینہ لے کر آئے، فردوس کو یوں گھبراتا دیکھ کر جاوید صاحب نے فتح محمد کا کاندھا ہلا دیا۔ کاندھا ہلانے سے فتح محمد یوں چونکا جیسے کچی نیند سے بیدار ہوا ہو۔ فتح محمد نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی۔ اس نے فردوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فتح محمد نے آئینے کو اس طرح اپنے سامنے رکھ دیا جیسے اس میں اسے اپنا عکس نظر آتا رہے۔ فردوس نے پانی لا کر میز پر رکھا تو فتح محمد نے ہاتھ کے اشارے سے فردوس کو بیٹھنے کا کہا۔ فتح محمد نے جیب سے تسبیح نکالی اور وظیفہ پڑھنے لگا۔ اس کی نظریں آئینے پر تھی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانوں پر حرکت کر رہی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد فتح محمد کو اپنا عکس تیزی سے غائب ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد آئینے پر نسواری دھند چھانے لگی۔ دھند کی تہ دبیز ہوتی جا رہی تھی۔ فردوس نے دیکھا کہ دھند نے آئینے سے باہر نکل کر فتح محمد کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ فتح محمد کو ایسا محسوس ہوا جیسے انتہائی شدید گرمی ہے، حالانکہ جس کمرے میں وہ تھا وہ فل ٹھنڈا تھا۔ فردوس نے دیکھا کہ دھند نے فتح محمد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شدید گرمی اور گھٹن سے فتح محمد نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے سامنے منظر ہی دوسرا تھا۔ فتح محمد ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ جنگل میں ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ ہر درخت پر پھول کی جگہ کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے۔ فتح محمد حیرت اور خوف سے مناظر دیکھ رہا تھا۔ کٹے ہوئے سر حسین اور خوبصورت لڑکیوں کے تھے۔ ہر کٹے ہوئے سر سے خون ٹپک رہا تھا۔ خون نیچے گرتے ہی زمین میں جذب ہو جاتا۔ یہ زمین سینکڑوں سالوں سے ہمارا خون پی رہی ہے۔ ایک کٹے سر نے فتح محمد کو مخاطب کیا۔ کون ہو تم؟ فتح محمد نے حیرت سے دوچار لہجے میں پوچھا۔ یہ سب میرے غلام ہیں۔ فتح محمد کو اپنے عقب سے آواز سنائی دی۔ فتح محمد نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دفتن فتح محمد کے کانوں میں درد بھری سسکیاں گونجنے لگی۔ فتح محمد نے دیکھا کہ وہ سسکیاں ان کے کٹے ہوئے سروں سے نکل رہی ہیں۔ فتح محمد نے آنکھیں بند کر لیں اور وظیفہ شروع کر دیا۔ دفتن فتح محمد کو ایسا لگا کہ زمین پر کچھ ہو۔ فتح محمد نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ نیچے زمین پر بڑے بڑے کالے سانپ رینگ رہے تھے۔ فتح محمد وظیفہ پڑھنا بھول گیا اور چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے قبل کہ وہ دوبارہ ورد شروع کرتا، فتح محمد کو زوردار دھکا لگا۔ فتح محمد کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اڑتا ہوا درخت سے جا ٹکرایا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ فردوس نے دیکھا وظیفہ پڑھتے پڑھتے فتح محمد کے سر سے خون بہنے لگا۔ فردوس ڈر کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فتح محمد کا سر نیچے ڈھلک گیا اور صوفے پر ہی ڈھہ گیا۔ جاوید صاحب نے فتح محمد کو ہلایا۔ زندہ ہے مگر بے ہوش ہے، تم ڈاکٹر کو فون کر دو، جاوید نے کہا۔ فتح محمد کو 2 گھنٹے کے بعد ہوش آیا، مگر وہ اپنے آپے میں نہیں تھا۔ اس پر خوف اور دہشت کی کیفیت طاری تھی۔ تم ٹھیک تو ہو فتح بھائی؟ رضیہ نے اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا۔ رضیہ کو جاوید صاحب نے فتح کے بے ہوش ہونے پر بلوا لیا تھا۔ فتح نے جاوید صاحب کی طرف دیکھا اور پھر فردوس کی طرف دیکھا۔ تمہاری بچی بہت معصوم ہے، ہو سکے تو جلد از جلد اس کی شادی کروا دو، فتح محمد نے جاوید کو کہا۔ فتح محمد اور رضیہ کے جانے کے بعد جاوید صاحب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کامران سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کا فیصلہ ہی فردوس کی جان بچا سکتا تھا۔ کامران نے جب ساری بات سنی تو بغیر کسی حیل و حجت کے ان کی بات مان لی۔ نہ جانے کیوں فردوس کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شادی شاید اسے راس نہیں آئے گی۔ کامران اس شادی پر بہت خوش تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اسے اس کے من کی محبت جو مل رہی تھی۔ کامران کے والدین بھی اس شادی پر راضی اور خوش تھے۔ فردوس اس شادی پر خوش تو تھی، مگر دل میں ڈر بھی تھا اور خوف بھی، کہیں اس کی شادی اس کی خوشیاں ماتم میں تبدیل نہ ہو جائے۔ فردوس اس وقت شہر کے مہنگے ترین بیوٹی پارلر میں دلہن بننے کے لیے آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی جگری دوست شازیہ بھی تھی۔ تو ہمیں بھول تو نہیں جائے گی پھر،
पिया के घर जाकर शाजिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। चल बेवकूफ कहीं की, मैं शादी के बाद पढ़ाई थोड़ी छोड़ूंगी। अभी तो मुझे बीएससी करना है, उसके बाद एमएससी भी। बस बस, पहले तू शादी कर। तू कितनी लकी है यार, शादी हो रही है। फिर बोरिंग बातें, शादी के बाद तो इंसान मोहब्बत और रोमांस के सिवा कुछ सोचता ही नहीं, शाजिया ने आह भरते हुए कहा। शाजिया को इस तरह आहें भरते देखकर ब्यूटी पार्लर की दूसरी लड़कियां चुपके चुपके मुस्कुरा रही थी। फिरदौस ब्यूटिशियन के सामने बैठी थी। ब्यूटिशियन फिरदौस के चेहरे पर फेशियल करने के लिए पेस्ट तैयार कर रही थी। बहुत सी ब्यूटी क्रीमों का मिक्सचर पेस्ट बनाते हुए उसकी नजरें आईने पर पड़ी तो वो डर कर कई कदम पीछे हट गई। उसको आईने में फिरदौस की जगह एक इंतहाई बदशक्ल बूढ़ी औरत नजर आ रही थी, जो उसकी जानिब देखकर हंस रही थी। उस लड़की के हलक से कर्बनाक चीख निकली। क्या हुआ, क्या हुआ? शाजिया समेत उसे दूसरी बहुत सी लड़कियों ने घेर लिया। क्या हुआ तुम्हें? फिरदौस ने उसकी तरफ देखकर कहा। वो आईना, लड़की ने हकलाकर जवाब दिया। क्या हुआ आईने में? सबने बैक वक्त पूछा। उन सब ने आईने की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। आईने में तो कोई भी चीज नहीं थी। ब्यूटी पार्लर की मालिकन ने कहा, मगर वो औरत? तुम्हें वहम हुआ होगा, चलो क्लाइंट को डील करो, शाबाश। वो लड़की डरते डरते फिरदौस की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने फिरदौस के चेहरे पर हाथ रखा, उसकी और फिरदौस की चीख एक साथ निकली। फिरदौस की चीख ज्यादा कर्बनाक थी। उन दोनों को चीखते देखकर दूसरे उनकी तरफ मुतवज्जा हुए तो उनकी भी चीखें निकल गईं। सबसे ज्यादा खौफनाक चीख शाजिया की थी। आईने से एक इंतहाई खौफनाक हाथ बरामद हुआ था, जिसने फिरदौस को पकड़ लिया था। वो हाथ बड़ी तेजी से फिरदौस को आईने के अंदर खींच रहा था। सारी लड़कियों की फलक शगाफ चीखें आसमान से बातें कर रही थी। इनमें से दो चार बेहोश भी हो गई थी। शाजिया भी इनमें शामिल थी। फिरदौस की मज़ाहमत भी उसके काम नहीं आ रही थी। उसका हलक फाड़ फाड़ कर चीखना फिरदौस पर नीम बेहोशी तारी हो चुकी थी। उसकी चीखें अब हलक में घुट चुकी थी। देखते ही देखते वो पूरी की पूरी आईने में दाखिल हो चुकी थी। जो लड़कियां होश में थी उन पर सख्ते की सी कैफियत थी। जावेद साहब पर यह खबर बम बनकर टूटी थी, जबकि कामरान के लिए यह खबर किसी ताजियानिये से कम न थी, मगर उसने तहम्मुल से काम लिया था। वो इस वक्त अपने घर में बैठा दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था जब जावेद साहब उसके घर में दाखिल हुए थे। जावेद साहब का हुलिया देखकर वो एक लम्हे के लिए घबरा गया था। जावेद साहब के चेहरे पर उड़ती हवाइयां और उनका लुटा पुटा हुलिया। जावेद साहब उसके घर में दाखिल हुए ही उससे लिपटकर धाड़े मार मार कर रोने लगे थे। कामरान ने उस वक्त उन्हें चुप कराया। वो फिरदौस को, वो ले गया फिरदौस को। जावेद साहब रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोले थे। कौन ले गया? किसे ले गया? कामरान ने चिल्लाकर पूछा। जावेद साहब ने उस वक्त तमाम किस्सा सुनाया। पूरी बात सुनने के बाद कामरान सन्नाटे में आ गया, जबकि कामरान के दोस्तों के चेहरे पर गैर यकीनी के तासुरात थे। मेरे अब्बू इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकते हैं कामरान, एक दोस्त ने कहा। जावेद साहब ने उसकी बात सुनकर डूबते तिनके को आखिरी सहारा समझते हुए कहा, बेटा एहसान होगा तुम्हारा हम पर। अंकल ऐसी बात नहीं, कामरान जानता है मेरे अब्बू बहुत पहुंचे हुए हैं, हो सकता है वो मदद कर सके, शिराज ने कहा। प्रोफेसर दुरानी का ताल्लुक एक निजी बैंक से था। वो निजी बैंक में बड़े ओहदे पर फाइज थे और जॉब के बाद जरूरतमंदों का फी सबीलिल्लाह रूहानी इलाज भी किया करते थे। शिराज ने फोन पर सारी सूरत हाल बताई तो वो जावेद साहब से मिलने पर आमादा हो गए। जावेद साहब और कामरान को प्रोफेसर दुरानी ने 7 बजे के बाद का वक्त दिया था। वो इस वक्त दुरानी साहब के घर में ड्राइंग रूम में बैठे थे। क्या आपकी बच्ची के इस्तेमाल का कोई कपड़ा है जो आप लाए हो? दुरानी साहब ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा। दुरानी साहब के सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके थे। चेहरे मोहरे से वो एक नर्म दिल इंसान मालूम होते थे। दुरानी साहब ने सफेद रंग का शलवार जेबतन कर रखा था। जी हाँ, फिरदौस के इस्तेमाल का रुमाल है मेरे पास, जावेद साहब ने कहा। बहुत खूब, दुरानी साहब मुस्कुराए। मेरी बच्ची मिल जाएगी ना दुरानी साहब? जावेद साहब ने भराए हुए लहजे में कहा। अल्लाह बड़ा बादशाह है। जावेद साहब हौसला रखें,
اس کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ شیراز بیٹا، شیشے کے گلاس میں پانی تو لے آؤ، درانی صاحب نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شیراز یہ سن کر ڈرائنگ روم سے اٹھ کر چلا گیا۔ 2 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ شیراز نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ پروفیسر درانی نے جیب سے تسبیح نکالی جس کے دانوں کا رنگ سبز تھا۔ انہوں نے گلاس دائیں ہاتھ میں پکڑا اور بائیں ہاتھ میں تسبیح۔ 4-5 منٹ تک وہ تسبیح پڑھ پڑھ کر پانی پر پھونکتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ اسی دوران وہ متواتر پڑھتے ہی جا رہے تھے۔ کامران نے دیکھا کہ درانی صاحب کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت نمایاں ہے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے رومال گلاس کے پانی میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر سب چونک پڑے کہ پانی کا رنگ سرخ ہو چکا ہے۔ چند لمحوں کے بعد درانی صاحب نے سر اٹھایا تو کامران نے دیکھا کہ ان کا چہرہ پرسکون تھا مگر آنکھوں میں تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ جاوید صاحب، آپ کی بچی محفوظ ہے مگر سخت خطرے میں ہے۔ کیا مطلب؟ کامران اور جاوید صاحب یک زبان ہو کر بولے۔ مطلب یہ کہ برخوردار فردوس کا دوسرا جنم ہے یہ۔ کیا؟ وہ تینوں جاوید صاحب، کامران اور شیراز ایک ساتھ بولے۔ ہاں، لیکن یہ اس کا دوسرا جنم نہیں، صرف اس پہ ہم شکل ہونے کی وجہ سے عذاب دوچار ہے، درانی صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھا نہیں، جاوید صاحب نے فکر مندی سے کہا۔ جاوید صاحب، جو مجھے موکلات سے پتا چلا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ کہانی آج سے 850 برس پہلے شروع ہوئی تھی، جب روپ نگر ایک خوشحال ریاست ہوا کرتی تھی۔ روپ نگر پر ایک بہت نیک دل راجا کی حکومت تھی، کرمان سنگھ۔ کرمان سنگھ کے دور میں چند عیسائیوں نے عبادت گاہ بنانے کی اجازت چاہی۔ جولیا، جو کہ 8 سالہ علی، اسے چرچ کی مقدس کنواری بنا دیا گیا تھا۔ 14 سال بعد جولیا 22 سال کی ہو گئی اور کرمان سنگھ مر گیا۔ کرمان سنگھ کا بیٹا مان سنگھ حکومت میں آیا تو آتے ہی اس نے عیاشیوں کا بازار گرم کر دیا۔ کسی بہن کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ اتنا کہہ کر درانی صاحب رکے۔ شیراز بول پڑا، پھر کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں بے صبری تھی۔ اس کی بے صبری دیکھ کر درانی صاحب مسکرائے۔ جاوید صاحب اور کامران کے چہرے سے بھی بے صبری کا اظہار ٹپک رہا تھا۔ میاں صبر کرو، سنا رہا ہوں۔ مان سنگھ کالی دیوی کا پجاری تھا۔ ایک روز اس نے جولیا کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کی ہوس نے قسم کھا لی کہ جولیا کو برباد کر دے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ پیار سے اس کے پاس آ جائے، مگر جولیا نہ مانی تو اس نے اسے اٹھوا کر قید کروا دیا۔ 2 روز تک بھوکا پیاسا رکھا۔ سخت اذیت دینے کے بعد بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو جولیا کو اس کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ جولیا ابھی اس کی خوابگاہ میں تھی کہ روپ نگر والوں نے بغاوت کر دی اور اس دوران جولیا کو موقع ملا تو اس نے خودکشی کر لی اور اپنی عزت محفوظ رکھی۔ روپ نگر والوں نے فوج کے ساتھ مل کر مان سنگھ کو اذیت دے دے کر مار دیا۔ اس کی لاش آدھی جلا کر چھوڑ دی تاکہ اس کی روح بھٹکتی رہے۔ مان سنگھ کالی کا پجاری تھا۔ مان سنگھ مرنے کے بعد بھی نہیں مرا۔ اس نے روح بن کر روپ نگر والوں پر بے حد ستم کیے۔ ان کی بہن بیٹیاں آج بھی غائب ہوتی ہیں اور ان کا رزق پراسرار طریقے سے جل جاتا ہے۔ فردوس کی بدقسمتی کہ فردوس 2 سال پہلے پکنک منانے روپ نگر میں گئی تھی۔ وہاں اس کی روح فردوس کو دیکھ چکی تھی۔ فردوس کی دوسری بدقسمتی کہ وہ ٹھیک اسی دن پیدا ہوئی جس دن 850 سال پہلے جولیا نے خودکشی کی۔ مان سنگھ کی روح نے مسلسل فردوس کو عذاب میں رکھا، جولیا کے ساتھ پیش آنے والے تمام مناظر دکھائے۔ یہ ہے ساری کہانی، درانی صاحب نے کہا۔ کیا اس کو بچایا جا سکتا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ تمہارے پاس 2 دن ہیں، کیونکہ مان سنگھ کی روح صرف چاند کی 14ویں کو ہی کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ چاند کی 14 کو اسے مارا گیا تھا اور اسی رات جولیا نے خودکشی کی تھی۔ تم آج ہی نکل جاؤ روپ نگر اور 14 تاریخ کو تم روپ نگر میں ہوگے، درانی صاحب نے کہا۔ میں جاؤں گا اور بچاؤں گا فردوس کو، کامران نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں بھی چلوں گا بیٹا، جاوید صاحب نے کہا۔ آپ نہیں جا سکتے جاوید صاحب، درانی صاحب نے کہا۔ آپ میرے پاس ہی رہیں گے، قدرے توقف کے بعد انہوں نے کہا۔ چاند کی 14 تاریخ تھی۔ کامران روپ نگر پہنچ چکا تھا۔ پروفیسر درانی نے کامران کو ایک فیروزی رنگ والی انگوٹھی بھی دی تھی
اور کہا تھا کہ ہر مشکل میں کلام الہی کا سہارا لینا، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ کامران حویلی جانے کے لیے نکل پڑا۔ درانی صاحب نے کہا تھا کہ مان سنگھ کی روح جو بھی کارروائی کرے گی وہ رات 12 بجے سے پہلے ہی ہوگی۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا اور دروازہ کھول دیا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے سامنے ایک پرانا فوارہ تھا جو کہ خشک ہو چکا تھا۔ فوارے سے دائیں طرف ایک صحن تھا۔ فوارے کے بالکل سامنے تھوڑا آگے ایک بہت بڑا برآمدہ تھا۔ برآمدے کے سامنے ایک چھوٹا سا زینہ۔ ان سیڑھیوں کو چڑھنے کے بعد حویلی کا اندرونی حصہ شروع ہوتا تھا۔ کامران وہ سیڑھیاں چڑھ کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک بہت بڑا چوبی ہال تھا۔ ہال کی چھت گنبد نما تھی۔ دائیں طرف ایک گول چکردار زینہ تھا۔ کامران اس چکردار زینے پر چڑھ گیا۔ زینے پر چڑھتے ہی اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے تیز سیٹی کی آواز۔ سیٹی کی آواز اوپری منزل سے آ رہی تھی۔ جیسے وہ اوپر پہنچا، اس کے سامنے ایک طویل برآمدہ تھا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لکڑی کے منقش ستون تھے۔ ستونوں کے درمیان ایک جنگلہ تھا۔ سیڑھیوں کے دائیں بائیں دونوں جانب دور تک چلا گیا۔ کامران نے آہستہ آہستہ اس راہداری پر آگے بڑھنا شروع کیا۔ وہ اس راہداری پر آگے چلتا گیا۔ جیسے ہی وہ راہداری ختم ہوئی، اس کے سامنے ویسی ہی سیڑھیاں تھی جو کہ حویلی کی دوسری منزل تک جاتی تھی۔ کامران ایک ایک چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک عجیب طرح کا خوف بیدار ہوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ کامران کے چلنے سے پہلی منزل کا برآمدہ چرچرا رہا تھا۔ چونکہ حویلی کافی پرانی تھی، اس کی سیڑھیوں پر دھول مٹی کی تہیں جم چکی تھی۔ ریلنگ پر لگی مٹی تک کامران کے ہاتھوں پر لگ چکی تھی۔ کامران سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر پہنچ گیا۔ سیٹی کی آوازیں بھی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر کامران کو سامنے ایک چوبی دروازہ دکھائی دیا جو کہ بہت بڑا تھا۔ کامران جیسے ہی اس دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا، یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ کمرے میں انتہائی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کہ گلاب، گیندے اور موتیے کی تھی۔ اندر کا کمرہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ کمرہ کسی عیاش انسان کا ہے۔ کمرے کے اندر بھرپور روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایک چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ خوابگاہ اتنی خوبصورت تھی کہ کامران حیران رہ گیا۔ کمرے کے وسط میں ایک گول مسہری تھی جس پر چھت سے لے کر زمین تک باریک سفید مچھردانی لٹکی ہوئی تھی۔ دیواروں پر خوبصورت عورتوں کی عریانہ تصویریں تھیں۔ دائیں جانب سیاہ قیمتی الماری، اسی لکڑی کے گول فریم میں جڑا آئینہ اور اس کے سامنے ایک اونچا سا اسٹول رکھا تھا۔ دفتن کامران کو ایسا لگا کہ مسہری پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ کامران نے جیسے ہی مچھردانی ہٹا کر دیکھی تو وہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ مسہری پر فردوس عریاں حالت میں لیٹی تھی۔ فردوس بے ہوش تھی۔ وہ فردوس کو خوف بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس کے دل و دماغ پر انجانا سا خوف کا بسیرا تھا۔ دفتن کامران کو جھٹکا لگا۔ وہ زمین سے بلند ہو کر چھت سے ٹکرایا۔ زمین اور چھت کے بیچ میں ہی معلق ہو گیا۔ دفتن اس نے دیکھا کہ ایک موٹا سا گینڈے نما آدمی جس کے بائیں گال پر زخم تھا نمودار ہوا اور فردوس کی جانب بڑھنے لگا۔ کامران اس کی آنکھوں میں ہوس صاف دیکھ سکتا تھا۔ ایک دم فردوس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سر تھامے اٹھ بیٹھی۔ اپنے آپ کو عریاں دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا جسم چھپانے لگی۔ میں نے کہا تھا نا تم میری ہو جولیا۔ تم نے دوسرا جنم لیا ہے صرف میرے لیے۔ اب ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو گی۔ اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔ فردوس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ عجیب طرح سے چمک رہا تھا، جیسے شعلہ دہک رہا ہو۔ آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ مان سنگھ کی روح فردوس کی جانب بڑھنے لگی۔ فردوس سمٹنے لگی۔ اب وہ مسہری کے کونے سے لگ چکی تھی۔ وہ اب مسہری پر چڑھ چکا تھا۔ فردوس آیت الکرسی پڑھو، کامران نے چیخ کر کہا۔ فردوس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے کامران ہوا میں بلند پایا، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ کامران، آیت الکرسی پڑھو فردوس۔ فردوس نے بلند آواز میں آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ مان سنگھ کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ فردوس نے فوراً مچھردانی کا جال کھینچ کر اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔
आयतल कुर्सी की बरकत थी कि कामरान का जिस्म सहर से आजाद हो गया और वो नीचे गिर गया। उसी लम्हे न जाने मान सिंह कहाँ गायब हो गया। तुम ठीक तो हो ना फिरदौस? कामरान ने पूछा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, यहाँ से निकलने की करते हैं, फिरदौस ने सर झुकाकर कहा। दफतन फिरदौस की नजर दरवाजे पर पड़ी। उसकी चीख निकल गई। दरवाजे पर बहुत सी लड़कियां बरहना हालत में खड़ी थी। कौन हो तुम? कामरान ने लरसते हुए पूछा। हम रूपनगर की उन मासूम लड़कियों की रूहें हैं जो कि मान सिंह के जुल्म का शिकार हैं, जवाब मिला। एकदम एक शोला फिरदौस की तरफ लपका। फिरदौस के हलक से चीख निकल गई। फिरदौस इस शोले से बचने के लिए पीछे हटी। उस शोले ने मान सिंह का रूप इख्तियार कर लिया। तुम हार गए मान सिंह, कामरान ने कहा। मान सिंह ने गुस्से से मुड़कर देखा तो कामरान ने सूरह नास की तिलावत शुरू कर दी। अल्लाह के कलाम का मौजज़ाना असर था। मान सिंह की रूह एकदम उखड़ सी गई। दूसरे पल उसका जिस्म यूं पिघलने लगा जैसे बर्फ का हो। चंद ही लम्हों में मान सिंह का वजूद पानी बनकर बहने लगा। कामरान ने उसका अंजाम देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब वहां कामरान और फिरदौस के सिवा कोई न था। उन लड़कियों की रूहें भी मान सिंह के अंजाम के बाद पुरसुकून हो गई थी। रूपनगर अब आसेब से हमेशा के लिए निजात पा चुका था। कामरान और फिरदौस हवेली से बाहर निकल आए। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलकर पहाड़ से नीचे उतरे, हवेली में आग लग गई। भड़कते शोले आसमान से बातें कर रहे थे। रूपनगर से अब आसेब का किस्सा हमेशा हमेशा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।